Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, we are discussing class 8 chapter number 10 history. हमने हमारे पिछले पार्ट में चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करी थी, किस तरह से इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस चला। हमने देखा पोस्ट इंडिपेंडेंस कई सारे इश्यूज थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग था, लैंग्वेज का बेसिस था, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में देखा और कई सारी चीजें हमने देखी। हमने देखा किस तरह से आंध्रा बना सबसे पहले और उसके बाद नए नए स्टेट्स की भी डिमांड उठी और उसके बाद कमीशन रेडी हुआ। हमने ये सारी चीजें तो देख ली और आज हम इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग जगह बात हुई तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर कई जगह डिवाइड हो गए अलग अलग स्टेट। अब इन 1960 द स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट्स। अब जो स्टेट ऑफ बॉम्बे है ना, वो कई सारे सेपरेट स्टेट में डिवाइड हुआ और मराठी एंड गुजराती स्पीकर क्या है कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए बना दिया, गुजरातियों के लिए गुजरात बना दिया। और 1966 स्टेट ऑफ पंजाब, उसको भी 3 भागों में बांट दिया। एक तो पंजाब फॉर द पंजाबी स्पीकर्स, हरियाणा मोस्टली सिख थे उसमें, पंजाब में हरियाणा फॉर द हरियाणवी स्पीकर और हिंदी स्पीकर्स। तो हिंदी स्पीकर और हरियाणवी स्पीकर के तो हरियाणा और पंजाबी स्पीकर के लिए पंजाब, मगर हाईकोर्ट अभी भी एक ही। एंड हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी स्पीकर, जो पहाड़ी स्पीकर है ना, वो हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। इस तरह से ये बनाए गए कमीशन बनने के बाद। अब यहां पे देखिए, ये आपको दिख रहा है द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। यहां पे क्या है, द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ये देखिए किस तरह से आंध्रा वगैरह इस तरह से डिवाइडेड है। ये जो आपको ब्लैक में दिख रहा है ना, ये तो है ब्रिटिश प्रोविंसेस। क्या है? ब्रिटिश प्रोविंसेस है, इस भी ब्लैक की दिख रही है। और जो ये व्हाइट में दिख रहा है आपको या ग्रे कलर में दिख रहा है, वो क्या है? वो है प्रिंसली स्टेट। अब ये तो है फिगर ए, इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट बिफोर 14 अगस्त 1947। ये आप देख सकते हैं। यहां पे देखिए इंडिया 1956 में क्या हुआ, ये तो 1947 का इंडिया था। उसके बाद हमने कई सारी चीजें करी और इंडियन स्टेट्स बिफोर 1 नवंबर 1956। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं डॉटेड लाइन में, ये तो है इंटरनेशनल बाउंड्री, और जो बहुत ज्यादा स्मॉल डॉटेड लाइन है, ये है स्टेट बाउंड्री। ये देखिए इस तरह से ये बने थे स्टेट के बाउंड्री बना बना के हमने बना दिए। A state ceased to be a princely state, and when its prince agreed to merge with India or Pakistan, और was defeated, कि भाई जब कोई स्टेट है वो हार गया है या फिर उसका प्रिंस एग्री कर जाएगा इंडिया पाकिस्तान मिलने से, तो वो अपना प्रिंसली स्टेट का हुड खत्म कर देगा। बट मेनी ऑफ दिस स्टेट्स वर रिटेन्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स until 31st October 1955. Hence, the category erstwhile princely states for the period 1947-48 to 1955 तक चला कि भाई थोड़े प्रिंसली स्टेट्स तो उस समय थे, तो सारी चीजें चल रही थी थोड़ी बहुत, क्योंकि प्रिंसेस अपने सारे के सारे जो टाइटल है वो खत्म नहीं करना चाहते। इंडियन स्टेट्स इन 1975 देखिए इस तरह से इंडियन स्टेट्स बन चुके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा वगैरह। यहाँ पे आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो इंडियन स्टेट्स इन 1975 ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो रही है। अब हम ये सारी चीजें तो यहाँ पे देख चुके हैं, अब हम कुछ और चीजें भी यहाँ पे देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इंडियन स्टेट्स इन 1975, ठीक है। तो एक्टिविटी यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे के सारे स्टेट्स बन के रेडी हो गए। अब एक्टिविटी आगे देखते हैं। ये देखिए ब्रिज ऑन द महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर ब्रिजेस एंड डैम बिकम द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो अब हम डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हम कई सारी बातें करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, तो हमने देख लिया किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, किस तरह से जितने भी स्टेट्स है वो आखिर बनकर रेडी हो गए। अब देखते हैं प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। आ जाइए, नया टॉपिक है हमारा, किस तरह से इंडिया का डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ।
कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, स्टेट्स बन गए, अब डेवलपमेंट करना है क्योंकि लोगों का लाइफ भी तो चेंज करना है। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग इंडिपेंडेंस इंडिया टुक ग्रेट एफर्ट्स इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए उन्होंने कि भाई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबका विकास करना है। द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। ये पंचवर्षीय योजना का था जो 5 साल तक चलेगी। विच वॉज टू फ्रेम सुटेबल पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग कमीशन बनाया था वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उसकी वजह से इंडिया में हुआ। अगर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आई बॉडी थी। अब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज इट्स फर्स्ट चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन थे। अब मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल वाज अडॉप्टेड। उन्होंने बोला कि भाई हमें ना तो प्राइवेट इकोनॉमी चाहिए यूएसए की तरह, ना हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी चाहिए, पब्लिक इकोनॉमी चाहिए ये यूएसएसआर की तरह। हमारी इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर होगी, वी विल बी अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब अकॉर्डिंग टू विच बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। भाई जॉब्स के लिए प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलकर काम करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब व्हाट स्पेसिफिकली दीज रोल्स वर टू बी, विच इंडस्ट्रीज शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट। तो स्टेट सारी की सारी चीजें इनिशिएट करेगी। एंड विच बाय द मार्केट हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स। किस तरह से होगा वो भी हम देखेंगे। वॉज टू बी डिफाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन। ये सारी की सारी चीजें प्लानिंग कमीशन का काम। तो प्लानिंग कमीशन क्या काम करता है भाई? तो ये सारे काम प्लानिंग कमीशन करता है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो ये सारे के सारे काम जो है प्लानिंग कमीशन कर दिया करता था, ये आपको पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब आगे अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन ने ये सारी चीजें तो बता दी। अब देखिए 1956 का टर्म है, प्लानिंग कमीशन को अपना सेकंड 5 ईयर प्लान लाना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो आ चुका था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत ही था क्योंकि वो पहला 5 ईयर प्लान था, उसमें ज्यादा कुछ डेवलपमेंट का इतना नहीं था। अब जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया उसे फॉर्मुलेट किया गया 1956 में, 5 साल के बाद। अब दिस फोकस्ड स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। अब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई हमें भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही चलना होगा क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, तो अगर हम इंडस्ट्री से पीछे रह गए तो इट विल बी अ डिजास्टर फॉर आवर कंट्री। तो व्हाट विल वी डू? वी विल डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। सो ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े लार्ज डैम्स बनाना शुरू कर दिया। These sectors would be under the control of state। तो क्या होंगे? ये स्टेट के कंट्रोल में होंगे। This focus on heavy industry and the effort at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades। तो कुछ डिकेड्स तक ऐसा होना जरूरी था। This approach had many strong supporters। बहुत ज्यादा सपोर्टर्स थे इसके, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिक्स, क्या थे? कुछ क्रिटिक्स भी थे जो कहते थे कि भाई ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो डैम्स बनाना एक तरह से बेनिफिशियल भी था, बट इसके डिजास्टर भी हो सकते थे। तो वी हैव टू बी कॉशियस व्हाइल मेकिंग दीज डैम्स। ये देखिए एक डैम यहाँ पे गांधी सागर बांध बनाया हुआ है। देखिए डैम को हिंदी में बांध ही कहते हैं। एक गांधी सागर बयान दे, अच्छी तरह नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। ये देखिए महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड अ डैम ब्रिज। डैम में बिकम द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये देखिए कितना ज्यादा डेवलप कर रखा है महानदी सागर पे, महानदी पे। अब आप देखिए सम पीपल फेल्ट दैट द सेकंड 5 ईयर प्लान हैड नॉट पुट एन एडिक्वेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। उसने कहा कि भाई ये तो डैम की बात कर रहा है, एग्रीकल्चर की बात तो कर ही नहीं रहा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई डैम बनेगा तभी तो लोगों को पानी मिलेगा। तो others said that primary education was not given due importance। तो क्रिटिक्स तो हर जगह थे। उन्होंने कहा डैम बना रहे हो, एजुकेशन का क्या, ये कर रहे हो उसका क्या, वो कर रहे हो उसका क्या। तो उन्होंने कहा भाई बजट तो हो,
बजट कम है तो पहले डैम बनाएंगे, डैम से एग्रीकल्चर सही होगा, तो जब वापस से पैसा ज्यादा आएगा तब और चीजें करेंगे, एजुकेशन में ध्यान देंगे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे डे बाय डे प्लानिंग कमीशन ने कई सारे प्लान बनाए 5 सालों के लिए। Some people thought that it had not taken account of the environmental implications of the economic policy. इसने ये अकाउंट नहीं लिया, बांध बना रहे हो आप, नदी का बहाव मोड़ रहे हो, तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो सकता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, उसके बारे में तो आपने कुछ बात करी ही नहीं। तो उन्होंने यही कहा कि भाई पहले हम डेवलप तो हो जाए, एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात तो तब करेंगे जो डेवलप हो जाएंगे, इम्प्लॉयमेंट सब सही होगा। तो महात्मा गांधी फॉलोअर मीरा बहन जो है wrote in 1949 that science and technology can earn huge income for a time, but later on, if we don't try to maintain nature's balance, then we will not be able to live a healthy and morally decent life. तो महात्मा गांधी की फॉलोवर थी एक मीरा बहन नाम की व्यक्ति। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर लेंगे, बहुत ज्यादा इनकम कर लेंगे, बट वो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी अगर आप हेल्थी एनवायरमेंट नहीं ला। अब जवाहरलाल नेहरू यहां पे देखिए, एट भिलाल स्टील प्लांट, क्या है भिलाई स्टील प्लांट है। अब आपको देख रहा हूं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, बांध बन रहे हैं, स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। अब भिलाई स्टील प्लांट was set up with the help of the former Soviet Union in 1959। सोवियत यूनियन की मदद से भिलाई स्टील प्लांट भी बना लिया गया। अब लोकेटेड इन द बैकवर्ड रूरल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ में ये बना। इट कैम टू बी सीन एज एन इंपॉर्टेंट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो भिलाई स्टील प्लांट को एक मॉडर्न आर्किटेक्चर के रूप में देखा जाने लगा कि भाई ये डेवलपमेंट का एक सिंबल है। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू हाथ मिलाते हुए कुछ भिलाई स्टील प्लांट के लोगों से। तो ये तो बात हो गई डेवलपमेंट में प्लानिंग कमीशन की पंचवर्षीय योजनाओं की। सेकंड 5 ईयर प्लान में डैम वगैरह बन गए 1956 में। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी? इंडिया किसी के साथ अलाइन था या इंडिया नॉन अलाइन था? एज यू ऑल नो इंडिया इज नॉन अलाइन, बट हाउ वी विल डिस्कस। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है कब? 1945 में। एवरीबॉडी नोस, इफ यू डोंट नो नाउ यू नो। तो आफ्टर कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड डिवेस्टेशन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करी, इनकम घट गई लोगों की, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया और बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई। अब द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन 1945 में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनकर रेडी हो गई। अब दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप विद द एम ऑफ प्रमोटिंग कॉर्पोरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड पीस अमंग द नेशंस एंड टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ वॉर्स। दोबारा से ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर ना हो और शांति बनी रहे, यूनाइटेड नेशन बन के रेडी हो गया 1945 में वॉर के बाद। अब ये तो बात हो रही है, हम कर रहे हैं किसकी? फॉरेन पॉलिसी की। यहाँ पे नेहरू का 5 ईयर प्लान भी दिया हुआ है। if you want to read it you can, but now we are discussing foreign policy, so it will be distracting for us। so हम अभी पहले फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं दूसरी चीजें। तो आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, द यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर इमर्ज एज सुप्रीम पावर्स। तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई ना, तो उसके बाद यूएसएसआर और जो यूएसए है वो सुप्रीम पावर बनकर उभर गए। राइवलरी बिटवीन दीज टू पावर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्रुप्स, और पावर ब्लॉक बन गए। एक तो वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएसए एंड इट्स अलाइज, एंड द ईस्टर्न ब्लॉक लेड बाय सोवियत यूनियन, यूएसएसआर एंड इट्स अलाइज। तो कोल्ड वॉर शुरू हो गई, ऑफन डेटेड 1947 से लेकर के 1991 में हुई। उसके बाद यूएसएसआर टूट गया 91 में। अब वॉज अ पीरियड ऑफ डीप सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट बिटवीन 2 ब्लॉक्स। तो बहुत ज्यादा ब्लॉक बन गए। नाटो भी इसी का एक रूपांतरण है, यूएसएसआर के अगेंस्ट बना था। तो 2 ब्लॉक बन के रेडी हो गए। अब थ्रू देयर वाज नो एक्चुअल आउटब्रेक ऑफ वॉर ड्यूरिंग दिस टाइम।
कोल्ड वॉर हुआ, दोनों ने अपना अपना डेवलपमेंट करना शुरू किया वगैरह किया, मगर आर्मी एक दूसरे के लड़ने नहीं आई। An atmosphere of tension, mistrust and suspicion prevailed due to the differences in the political ideologies of the two groups. USA प्राइवेट था, बोलता था प्राइवेट सब होगा, और USSR पब्लिक, सोवियत तो सोशलिस्ट आइडियाज थे। ईच ब्लॉक जो है साइन ट्रीटीज among themselves to come to each other's aid in case of an attack from the opposing block। कि मान लो वेस्टर्न ब्लॉक ने ईस्टर्न ब्लॉक पर हमला कर दिया, तो ईस्टर्न ब्लॉक के जितने भी कंट्रीज है सब हेल्प करेंगे एक दूसरे की, और अगर वेस्टर्न ब्लॉक पे हमला कर दिया तो क्या होगा, अगर ईस्टर्न ब्लॉक पे हमला कर दिया वेस्टर्न ब्लॉक, इस तरह से होता रहेगा। वेस्टर्न ब्लॉक पे हमला किया तो वेस्टर्न ब्लॉक वाले जितने भी कंट्रीज है वो एक साथ आ जाएंगे, तो ये सब बना उनकी वजह से, और वेस्टर्न ब्लॉक ने बाद में जाके नेटो भी बन गया। अब एवरी माइनर सिचुएशन थ्रेटन टू ब्लो अप इनटू अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट एंड कोल्ड वॉर made it seem that the world was on the brink of another war which would be much more destructive than the earlier ones। अगर ऐसा ही हुआ तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, क्योंकि दो बड़ी बड़ी सुप्रीम पावर लड़ी तो दिक्कत हो जाएगी। The world will be in a ruin condition again, so we don't want it again and again। हर दशक में वॉर ही चलती रहेगी। So this was also the period when colonial empires were collapsing and many countries were gaining independence। colonial पावर जो है खत्म हो रही थी, ब्रिटेन की जहाँ पावर थी खत्म हो रही थी, और इंडिपेंडेंस लोग गेन कर रहे थे जितनी भी कंट्रीज हैं अफ्रीका एशिया में। अब जवाहरलाल नेहरू, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल्सो इंडिया फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, डिड नॉट वांट टू ज्वाइन आइदर ऑफ द टू ब्लॉक्स। कोई भी ब्लॉक नहीं ज्वाइन किया उन्होंने, ना तो ईस्ट ब्लॉक ज्वाइन किया ना ही वेस्ट ब्लॉक ज्वाइन किया, बट फिर भी सोशलिस्ट आइडियाज उनको थे। He evolved India's foreign policy in this context called the non-aligned। तो non-alignment जो है जवाहरलाल नेहरू उसके फाउंडिंग मेंबर में से एक माने जाते हैं कि हम ना तो वेस्ट में जाएंगे ना ईस्ट में जाएंगे, we will be neutral। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसका मेन रीजन है जवाहरलाल नेहरू। द नॉन अलाइंड मूवमेंट was launched by India and other newly independent countries के द्वारा। नेहरू along with Sukarno, Indonesia's president, Gamal Abdel Nasser, Egypt's president, Kwame Nkrumah, Ghana's president, and Joseph Broz Tito, Yugoslavia's president, led the foundation of। ये सारे के सारे जो लोग मैंने आपको बताया ना, इन सब ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में फाउंडिंग फादर की भूमिका निभाई। ये देखिए, पंडित नेहरू एट द 1995 नाम समिट, बांदुंग इंडोनेशिया में पहला समिट हुआ था 1955 में, जहां पे देखिए जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं एंड ही इज लिसनिंग व्हाट आर अदर कंट्रीज आर सेइंग। So India, along with 29 newly independent Asian and African countries, met at Bandung। बांदुंग में मिली 29 कंट्रीज। इंडोनेशिया था बांडुंग में, बांडुंग कहाँ पे, इंडोनेशिया में 1955 में हुआ, टू डिस्कस हाउ आफ्रो एशियन कंट्रीज कुड कंटिन्यू टू अपोज कोलोनियलिज्म एंड वेस्टर्न डिनोमिनेशन, और डोमिनेशन किस तरह से अपोज करेंगे, इन सब पे बातचीत हुई। द नाम held its first conference in Belgrade, यूगोस्लाविया। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, बेलग्राड यूगोस्लाविया में हुई। डिस्कस करने के लिए तो वहां पे आए थे, मगर बेलग्राड यूगोस्लाविया में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस यहां पे हुई 1961 में। नाउ हैज 120 मेंबर्स। तो 120 कंट्रीज जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ जुड़ गई, ठीक है। अब द नाम वाज बेस्ड ऑन द पंचशील प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल भाई, पंचशील के सिद्धांत इन्होंने दिए थे, विच आर अ सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल। तो 5 प्रिंसिपल्स थे, उनके बारे में बात करेंगे। चाइना वगैरह में भी यही थे। तो पंचशील और द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वर फॉर्मुलेटेड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड वर फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द पंडित नेहरू
इन एग्रीमेंट विद चाइना, मगर चाइना ने नहीं माना और 1962 वॉर कर दी। तो दीज 5 प्रिंसिपल्स वर म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मगर ऐसा चाइना ने कभी नहीं किया, चाइना हमेशा एग्रेसिव हुआ। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, डोमेस्टिक अफेयर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मगर चाइना हमेशा करता है, बाउंड्री हमेशा डिस्प्यूट खड़ी कर देता है, जहां पे नहीं है वहां पे भी करता रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लैंड मिल जाए। तो जो हिटलर की पॉलिसी है थोड़ी बहुत वो भी है। अब इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे, इक्वालिटी होगी। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दोनों को शांति से रहने दो, वॉर वगैरह मत करो। अब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो ये बनी पंचशील के सिद्धांतों वाली, वॉज नॉट अ मैटर ऑफ स्टेइंग आइसोलेटेड और न्यूट्रल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आइसोलेटेड रहेंगे, किसी भी कंट्री के साथ कुछ रिलेशन नहीं रखेंगे, हम सबके साथ रिलेशन रखेंगे, मगर वॉर किसी की में साथ नहीं देंगे। इट डज नॉट मीन दैट दीज कंट्रीज रिमेन्ड aloof or neutral with regard to world affairs. They remained independent from military and political groups, but they took an active part in promoting peace, understanding and cooperation among nations. तो भाई कोऑपरेशन की जरूरत है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले, नॉन अलाइंड का मतलब अकेला होना नहीं है, ये पंडित नेहरू ने साफ कर दिया। अब एक और संगठन सामने आया, वो था सार्क। तो सार्क आज के समय तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, क्यों? क्योंकि सार्क बना था पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान उस समय इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं था, फिर 3-4 वॉर लड़ी हमने, उसके बावजूद भी हमने उसको माफ कर दिया और वापस सार्क के समेट होने लग गए। मगर अब ऐसा हो गया है कि सार्क में पाकिस्तान की वजह से कोई भी कंट्री सबमिट नहीं कर रहा। तो सार्क, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। आप जानते हैं एशिया, साउथ एशिया में आते हैं सारे कंट्री, साउथ एशिया के सारे कंट्रीज के पार्ट है। वॉज एस्टेब्लिश इन 1985 में बना था। कब बना? 1985 में। क्यों बना? टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन अमंग कितने? 7 साउथ इंडियन नेशन। साउथ एशियन नेशन कौन कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये सारे जो है साउथ एशियन कंट्रीज है जो सार्क बनाए। बाद में अफगानिस्तान भी सार्क का मेंबर बन गया। अब इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन काठमांडू, नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर भी है। अब सम ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स इंक्लूड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट विद इन द साउथ एशियन रीजन एंड ऑल्सो फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। मगर फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन नहीं हो पाया, कारण पाकिस्तान। पाकिस्तान की वजह से कोऑपरेशन मुश्किल था। काठमांडू में इन्होंने हेडक्वार्टर भी बना दिया, सब चीजें सही चल रही है, सार्क के सबमिट भी हो रहे हैं, मगर टेररिज्म इज अ बिग फैक्टर। टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान से कुछ चीजें नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में टेररिज्म का खतरा नहीं, टेररिज्म कोई कंट्री या रिलीजन देखकर नहीं आता। आप सोचते होंगे कि भाई पाकिस्तान वगैरह की वजह से ही टेररिज्म हो रहा है, ऐसा नहीं। पाकिस्तान के लोग भी शांति चाहते हैं, मगर कुछ रेडिकल ग्रुप्स वहां एक्टिव है, जिनकी वजह से वो खुद की जनता पे भी हमला करते हैं, भारत की जनता पे भी हमला करते हैं। तो उससे हमारी सिक्योरिटी फोर्स बचाती है हमें, उनकी सिक्योरिटी फोर्स उनके लोगों को बचा रही है, मगर दूसरी कंट्री में टेररिज्म फैलाना दैट इज रॉन्ग। और इस वजह से ही ये जो सार्क है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कारण तो एक ही था, पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, और इस वजह से ही इंडिया ने हर जगह पाकिस्तान को बॉयकॉट किया, और आजकल तो पाकिस्तान भी इंडिया को बॉयकॉट कर ही रहा है। तो इस तरह से हमने सार्क को देख लिया, 1985 में इनका ऑर्गेनाइजेशन बना, 7 कंट्रीज देख लिए। तो अब हमारा अगला टॉपिक है द नेशन और 60 ईयर्स ऑफ 8 ईयर्स हो, मतलब जब हमारा नेशन बन गया उसके 60 साल हो गए, 68 साल हो गए। उसके बाद किस तरह से इंडिया का प्रोग्रेस वगैरह रिपोर्ट कार्ड आया, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।